गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सबको पता है कि अब तक 7 वीडियो आ चुकी हैं, आज 8वीं वीडियो शूट हो रही है और कुछ देर बाद ही अपलोड कर दी जाएगी। तो अब तक हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं उनकी संख्या है 35। आज हम 36 और 37 और इससे आगे क्वेश्चनों को करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इन चारों में से हमको गलत कथन बताना है। पहला है सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है ना। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 और अनंत तक चलेंगी, तो ये बात तो सत्य है, हमें गलत बताना है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, ये भी बात बिल्कुल सही है। 0 -1 -2 -3 आप देखेंगे जैसे जैसे इधर जाएंगी संख्याएं छोटी होती जाएंगी, तो ऋणात्मक में सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, -1 है ना। ऋणात्मक पूर्णांक सबसे बड़ा कौन सा होगा, -1, और इधर जाएंगे तो ये छोटी होती जाएंगी, जबकि इधर ये बड़ी होती जाएंगी। इस साइड बड़ी होती हैं और इस साइड छोटी, RHS में बड़ी और LHS में छोटी होती हैं। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी होगी, -1। तो ये बात भी सत्य है। बात करें तीसरा ऑप्शन, पाई एक परिमेय संख्या है और चौथा है 22/7 एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत नहीं होगा यहाँ, परिमेय होगा, परिमेय है ना, परिमेय संख्या है। तो चौथा ऑप्शन है 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि 22/7 बट्टे में लिखी है तो परिमेय संख्या है। जो तीसरा ऑप्शन है उसकी बात करें तो पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, जबकि मैंने ये नोट कराया है कि पाई परिमेय संख्या नहीं है। कैसी है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा, सी वाला। हमें गलत कथन बताना है, तो गलत कौन सा है, सी वाला। क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है, ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि पाई मैंने बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान अभी तक निश्चित नहीं किया गया कि एग्जैक्ट है कितना, तो हमें ये भी नहीं पता कि बट्टे में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसका सवाल का आंसर क्या होगा, तीसरा वाला। बात करें 37वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत कथन इसमें भी बताना है हमको। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी, ये बात सत्य है। कोई भी 2 परिमेय संख्या लिख दो, 2/5, फिर लिख दिया 3/5, तो हम जानते हैं सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। तो ये बात सही है। दूसरा, हमें गलत कथन छांटना है। दूसरा है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या होगी, ये बात भी सही है। एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ेंगे, जैसे 2 को और √3 को जोड़ें तो क्या आएगा, 2 + √3, ये कैसा रहेगा, अपरिमेय, ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखें, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। 2 परिमेय संख्याएं हैं, जैसे √3 ले लिया और √3 ले लिया, और इनका योग करें तो योग क्या आएगा, 2√3, और 2√3 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या, जबकि यहाँ लिखा है परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि यही ऑप्शन हमारा गलत है। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता, क्या होता है, अपरिमेय। चौथे ऑप्शन की बात करें, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √3 का √3 से गुणा करें तो क्या आएगा, 3, जबकि 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो कह रहा है कि परिमेय या अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो इन चारों में से सही ऑप्शन है सी। ओके, बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला जो 38वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर कितना है ये बताना है। तो ऐसे सवाल मैं पहले भी करा चुका हूँ, है ना, तो आप कर सकते हो, फिर भी मैं करा देता हूँ। हमें क्या करना है, 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान कितना निकलेगा, 7 लिख के इससे पहले 3 अंक है तो 3 0 लिख लेंगे। और जातीय मान मैंने कहा था किसी भी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। इसका मतलब 7 का जातीय मान क्या होगा, 7, और इनका डिफरेंस कितना होगा, 6993। इसका मतलब इस सवाल का आंसर होगा सी ऑप्शन। बात करें 39 क्वेश्चन की, तो निम्न में से पूर्णांक है। तो मैंने दोस्तों पूर्णांक ये बताया था, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 अनंत तक चलते जाएंगे। ये सब पूर्णांक हैं, इंटीजर हैं। इनमें से प्लस वाली संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इसमें पूर्णांक पूछा है, ऋणात्मक धनात्मक तो कुछ लिखा नहीं है, तो पूर्णांक कौन सा है, -2/3 नहीं है, 4.3 नहीं है, 3.5 नहीं है, पूर्णांक कौन सा है, -2। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की, शून्य कहलाता है। शून्य क्या है,
योज्य गुणन प्रतिलोम है, योज्य तत्समक है, गुणन तत्समक है और गुणन प्रतिलोम है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं शून्य क्या है इसमें से, योज्य तत्समक है ना। क्यों है ये मैं अभी बता देता हूँ, चलते रहने दो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि शून्य को मैं योज्य तत्समक क्यों कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं गणित की वो बता दूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टी है क्रम विनिमय नियम। ये आप अच्छी तरह नोट कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। आपने देखा होगा वर्ग 2 में भी काफ़ी प्रॉपर्टी पूछी गई थी। जिन लोगों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया होगा हर बार एक दो प्रॉपर्टी पूछी जा रही है। तो ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह नोट कर लें, अच्छी तरह याद कर लें। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम क्या होता है ये, जैसे कोई संख्या लिखी है a और उसमें हम b जोड़ रहे हैं, यानी a में b जोड़ें या फिर हम b में a जोड़ें, दोनों स्थितियों में दोस्तों एक जैसा आंसर आएगा, चाहे a में b जोड़ें चाहे b में a जोड़ें। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 + 3 को 3 + 2 और मैं से पूछूं कि इसमें किस नियम का पालन हो रहा है, किस प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, क्रम विनिमय नियम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था a × b को b × a। ठीक है, तो ये भी कौन सा है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम जोड़ में और गुणा में लगता है, जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय नियम का पालन हो सकता है। जैसे मैं 2 × 3 को या 3 × 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 × 3, आंसर पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करें दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम क्या है, जैसे इसमें a + b को मैंने b + a लिखा, इसमें 3 संख्याएं होंगी। जैसे मैं लिख दूं a + b, जोड़ दिया मैंने a और b को, और इसमें c जोड़ूं, या फिर मैं a + b + c लिख दूं, दोनों स्थितियों में एक जैसे आंसर आएंगे। प्लस की जगह मैं गुणा भी लिख सकता हूँ, a × b × c करूँ या a × b × c करूँ, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, साहचर्य नियम। जैसे मैंने लिखा 2 × 3 × 4, आप देख सकते हो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 2 × 6 और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। इस बात को मैं दोस्तों ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 3 × 4, तब भी मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँ, 4 × 12, 12 × 2 = 24। या मैं प्लस में भी लिखना चाहूँ, जैसे मैंने लिख दिया 2 + 3 + 4, या मैंने लिख दिया 2 + 3 + 4, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। बात करें तीसरी प्रॉपर्टी की, तो यहाँ पर हम शून्य क्या कहलाता है इस पर भी पहुँचने वाले हैं, है ना। पहले तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है वितरण या बंटन नियम। बंटन नियम, इंग्लिश में कहें तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हर टेट एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, जैसे मैंने लिखा a × b + c, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a का b से मल्टीप्लाई करके a × b + a × c। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a × b - c, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा a से b का तो a × b - a × c। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है दोनों, ये कौन सी हैं, वितरण या बंटन नियम। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, मैंने लिख दिया 2 × 3 + 4, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, पहले 2 का 3 से मल्टीप्लाई करके 2 × 3 + 2 का 4 से मल्टीप्लाई करके 2 × 4। आप देखो दोनों में ही इक्वल आंसर आएंगे। जैसे 4 और 3 7, 7 का 2 से मल्टीप्लाई करें 14, या 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6,
4 दूनी 8, 8 अच्छे 14, यानी ऐसे लिखने से कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी लिखी गई है जिस रूप में, उसका नाम क्या है? वितरण या बंटन नियम। क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे उसने लिख दिया 2 × 3 + 4 बराबर 2 × 3 + 2 × 4। ये कौन सा नियम है इसमें? तो नियम कौन सा है? वितरण या बंटन नियम। मैं ऐसे एग्जाम्पल भी कराऊंगा कुछ। बात करें चौथे नियम की, तो चौथा है तत्समक, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, अब आइडेंटिटी दो होती हैं। एक तो होती है पहली योज्य तत्समक, यानी एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, और दूसरी होती है गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणन तत्समक, है ना। दो आइडेंटिटी होंगी, दो तत्समक होंगे, एक योज्य तत्समक, एक गुणन तत्समक। तत्समक का मतलब जो कोई असर ना डाले, ऐसे समझो कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसे जोड़ने से कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो कौन सी होगी? 0। योज्य मतलब योग, जिसका योग करने पर कोई प्रभाव ना पड़े वो होगी योज्य तत्समक। तो वो कौन सी संख्या है? 0। और किस संख्या का गुणा करें कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो क्या होगी? 1। इस बात को मैं एग्जाम्पल से ऐसे समझाऊं, जब हम प्रतिलोम पढ़ते हैं, चलो बात प्रतिलोम की कर लेते हैं पहले। बोर्ड दिख रहा है यहाँ तक? नीचे दिख रहा है? चलो अब बात कर लेते हैं, इधर दिख रहा है? चलो बात करें प्रतिलोम की। प्रतिलोम यानी इनवर्स, है ना, इनवर्स। इनवर्स भी दोस्तों इसी प्रकार के दो हैं, एक दो। एक तो होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, और दूसरा होता है गुणन प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मतलब एडिटिव इनवर्स, और गुणन प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। योज्य प्रतिलोम में सवाल कैसे आते हैं? जैसे मैंने पूछा 3/4 या 3 लिख दिया मैंने पूछा 3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो योज्य प्रतिलोम में हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है इस 3 के लिए कि हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, योज्य तत्समक यानी 0 प्राप्त हो जाए। तो वो कौन सी होगी? -3। या सरल भाषा में मैं समझाऊं तो ये है कि यदि कोई संख्या प्लस में दी गई है और हमसे उसका योज्य प्रतिलोम पूछा गया है, तो हम केवल उसका साइन चेंज कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे। प्लस की संख्या है तो आंसर क्या में आएगा? माइनस में। जैसे मैंने लिखा -z और मैं पूछूं इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप बता सकते हो प्लस का z होगा। प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस में लिखना है और माइनस की संख्या का योज्य प्रतिलोम प्लस में लिखना है। बात कर दूं माइनस का 4/3, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? प्लस का 4/3। हमेशा ध्यान रखना है, माइनस वाली संख्या का आंसर आप प्लस में लगाओगे और प्लस वाली संख्या का आंसर आप माइनस में लगाओगे। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वही वास्तव में योज्य तत्समक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? वास्तव में योज्य तत्समक। गुणन प्रतिलोम की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा 3/5 और मैं कहूँ इसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा, तो इसके लिए एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी कि हमें इसका गुणन तत्समक यानी 1 प्राप्त हो जाए। तो 3/5 में किसका गुणा करें कि 1 आ जाए, तो उसके लिए हमें 5 को ऊपर और 3 को नीचे पहुंचाना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 5 से 5, 3 से 3 कट जाएगा, हमको क्या मिल जाएगा? 1। सरल सी भाषा में मैं यदि समझाना चाहूँ तो यदि कोई संख्या बट्टे में दी गई है और हमसे उसका गुणन प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया है, तो नीचे की संख्या को ऊपर और ऊपर की संख्या को हम नीचे कर देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। बात करूं जैसे मैंने लिखा -x/y, तो इसका आंसर क्या होगा? y/x। माइनस आप कहीं भी लगा दो ऊपर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है ना। y ऊपर पहुंच जाएगा और x नीचे आ जाएगा, माइनस जैसा है वैसे ही रहेगा। मैं लिख दूं 5/7, माइनस का 5/7, या मैं केवल 4 लिख दूं, 4 का क्या होगा? इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये हो जाएगा 1/4। इसका मतलब ये है कि गुणन प्रतिलोम में हमें नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे पहुंचानी है, जबकि योज्य प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलेगा। प्लस की संख्या है तो माइनस में आंसर बताना है और माइनस की संख्या है तो प्लस में आंसर बताना है। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया था उस सवाल में कि शून्य क्या है, 0 क्या है, तो हम बता सकते हैं 0 क्या है? योज्य तत्समक। तो आप अच्छी तरह ये नोट कर सकते हो, प्रत्येक टेट एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए। बात करें अगले क्वेश्चनों की, तो अब आएगा क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से गुणन तत्समक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि गुणन तत्समक कौन सा होता है?
1, और ये जो तत्समक होता है 0, तो गुणन तत्समक इस सवाल में क्या आएगा 1, गुणन तत्समक है ना, या गुणात्मक तत्समक भी कह सकते हो। एक बात और बता दूं मैं आपको, गुणन तत्समक को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह दो या रेसिप्रोकल कह दो, एक ही बात है। अगला है 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो मैंने बताया था किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो नीचे की संख्या को ऊपर लिख दो और ऊपर की संख्या को नीचे लिख दो। तो 2/3 का क्या हो जाएगा इन सब में से 3/2, 3/2, जबकि जो -2/3 है वो इसका क्या है योज्य प्रतिलोम, जबकि हमें पूछा गया है गुणात्मक प्रतिलोम यानी गुणन प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल सदैव होगा। जैसे कोई संख्या है, मैंने लिख दिया 5/7 और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 7/5, या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 7/5 है। इनका गुणनफल पूछा है तो 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 एकम 1, तो क्या आता है इनका गुणनफल 1। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा हमारा सी वाला। बात करें -3 का योज्य प्रतिलोम है, तो दोस्तों योज्य प्रतिलोम में मैंने भाई ये बताया था कि किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है तो केवल हम उसका साइन बदल देंगे। जैसे -3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर +3, +3 होता तो -3 हो जाता, -3 का क्या होगा +3। तो ये क्वेश्चन आज के लिए काफ़ी हैं।